नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। गाइस, अगर आप भी देने वाले हैं यूपी बोर्ड से क्लास 10 का पेपर, तो ये क्लास आपके लिए होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। चूँकि आज की क्लास में मैं आपको हिंदी का पूरा पेपर सॉल्व करवाने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलेगा और 70 नंबर का आपका पेपर होगा, जिसमें 20 नंबर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। तो चलिए बिना बातचीत क्लास की शुरुआत करते हैं। वीडियो पर अगर पहली बार देख रहे हैं चैनल पर, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है कि ठूठा आम किसकी रचना है? विकल्प है भगवत शरण उपाध्याय, रामधारी सिंह दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पूछा गया है ठूठा आम किसकी रचना है, तो हम बताएंगे ठूठा आम जो है ये भगवत शरण उपाध्याय की रचना हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। आपके सामने 4 कथन लिखे गए हैं, इसमें कोई एक कथन सत्य है, 3 कथन असत्य हैं। तो जो सत्य है उस पर आपको टिक करना है। पहला है कि झूठा सच के लेखक रामविलास शर्मा है, ये असत्य है। दूसरा है आवारा मसीहा एक उपन्यास है, ये भी गलत है। तीसरा है महादेवी वर्मा एक उपन्यास लेखिका है, ये भी गलत है। चौथा है हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद्र है, ये विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, त्याग पत्र के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार, प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, अमृतलाल नागर। तो याद रखिएगा, त्याग पत्र के लेखक कौन हो जाएंगे? जैनेन्द्र कुमार, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, अजात शत्रु किस विधा की रचना है? उपन्यास है, संस्मरण है, नाटक है या कहानी है? तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, ये सब के सब क्या हैं? जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, हिंदी साहित्य के शुक्ल युग की समय सीमा क्या है? 1900 से 1920, 1919 से 38, 1925 से 40 और इनमें से कोई नहीं। तो अगर शुक्ल युग की समय सीमा पूछा गया है तो 1919 से लेकर 1938 तक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया? अवधी में, ब्रज भाषा में, खड़ी बोली में या फारसी में? तो जायसी का जो पद्मावत है वो अवधी भाषा में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है कि वीरगाथा काल के कवि इनमें से कौन हैं? 4 कवियों के नाम आपको दिए गए हैं, भूषण हैं, केशवदास हैं, चंद्रबरदाई हैं, छत्रसाल हैं। इसमें पूछा गया है कौन है जो वीरगाथा काल के कवि हैं, तो आप जानते हैं ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट है, चंद्रबरदाई जो हैं ये वीरगाथा काल के कवि हैं। गाइस, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं, निराला हैं, धर्मवीर भारती हैं या सुमित्रा नंदन पंत हैं? तो कामायनी के जो रचयिता हैं वो जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है कि कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? ध्यान से देखिएगा, नहीं पूछा गया है। तो सूरसागर ये तो है, सूरसारावली भी है, साहित्य लहरी भी है, शबद जो है ये किसकी है? कबीरदास जी की है, ये सूरदास की रचना नहीं है। अगला है, भारत भारती के रचनाकार कौन हैं? अज्ञेय हैं, विहारी हैं, तुलसीदास हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं? तो ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट है, मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है आपका कि प्रियपति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? दुख जलनिधि डूब का सहारा कहाँ है? इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसको पढ़कर ही समझ में आ गया कि यहाँ दुख जलनिधि आया है, दुख की बातें हुई है, इसका मतलब यहाँ करुण रस आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, सोरठा के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, नवरात्रम में समास बताइए। तो नवरात्रम का विग्रह करेंगे तो हो जाएगा नवरात्रों का समूह, और जानते हैं कि जिसका पहला पद संख्यावाची होता है वो कहलाता है आपका द्विगु समास, यानी नवरात्रम में द्विगु समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, कमल का पर्यायवाची बताइए। कमल का पर्यायवाची पंकज होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, अनुशासन में उपसर्ग क्या है? तो उपसर्ग आप जानते हैं जो शब्द में आगे लगा होता है वो उपसर्ग, जो पीछे लगा होता है वो प्रत्यय।
अनुशासन में आगे लगा हुआ है अनु, यानी यहाँ उपसर्ग हो जाएगा अनु, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। 17 नंबर है लिखाई में प्रत्यय बताइए। तो लिखाई हमने कहा उपसर्ग लगता है आगे और प्रत्यय लगता है पीछे, तो पीछे क्या लगा है आई, लिखाई में पीछे आया आई, तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर है कि अत्याचार का संधि विच्छेद कीजिए। तो अत्याचार का संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा अतिधन आचार, यानी जो आपका ऑप्शन ए है वो करेक्ट है अतिधनाचार। 19 नंबर है नद्याम शब्द किस विभक्ति वचन का रूप है। तो नद्याम याद रखिएगा सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि हसान किस लकार का रूप है। तो जो हसान है ये लिट लकार का रूप हो जाएगा। इस तरह से आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इस तरह से आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद में आपको वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। वर्णनात्मक प्रश्न आपको एक यहाँ पर लिख कर दिया गया है, अधोलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला लिखा है बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके घड़ी भर के साथ से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में ना पड़नी चाहिए। ठीक है, इस तरह से एक आपको पैराग्राफ दिया गया है और उसके नीचे 3 प्रश्न लिखे गए हैं, उनके उत्तर आपको देने हैं। अथवा करके एक और आपको दिया गया है, हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। ठीक है, इस तरह से एक पैराग्राफ दिया गया है। तो हम यहाँ पर करने वाले हैं अथवा। दोनों में से आपको जो याद होगा एक कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर अथवा वाला करेंगे। तो लिखने का तरीका जैसा कि हमने कई बार बता रखा है, सबसे पहले आप संकेत डालेंगे। संकेत में क्या लिखना होता है, प्रारंभ का अक्षर और अंत का अक्षर। ठीक है, उससे पहले आप इस तरह से बाकायदा पूरी चीज़ें लिख देंगे कि खंड खा है, वर्णनात्मक प्रश्न है, प्रश्नोत्तर संख्या कौन सा है, तो प्रश्नोत्तर संख्या 11 है। और उसके बाद क्या करेंगे, आप ऐसे क्या लिखेंगे, संकेत लिखेंगे। ठीक है, संकेत जब आप यहाँ लिखेंगे तो आप जानते हैं कि संकेत में क्या लिखा जाता है, प्रारंभ का अक्षर जैसे हे भगवान, और उसके बाद अंतिम अक्षर जैसे यहाँ पर लिख दिया रही है। ठीक है, अब इसके बाद संदर्भ लिखना है। बिल्कुल ऐसे ही साफ सुथरा आपको लिखना है ताकि एक भी नंबर आपका कटने ना पाए। ठीक है, अब आप यहाँ पर लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ आप लिखेंगे इस तरह से कि प्रस्तुत गद्यावतरण या प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक कहानी से उद्धृत है या ममता नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, जहाँ पर इस तरह से पाठ का नाम आ जाएगा उसको आप ब्लैक पेन से थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे, थोड़ा सा डार्क कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखेंगे कि इसके लेखक, इस बात को यहाँ 2 चीज़ें हमको ध्यान रखनी है। पहली चीज़ ये कि जब यहाँ पर आप लिखने लगेंगे तो गद्यावतरण या गद्य लिखेंगे, गलती से पद्य मत लिखिएगा। दूसरी बात आप यहाँ पर विशेष ध्यान दीजिएगा, लेखक लिखिएगा, गलती से आप रचयिता मत लिख दीजिएगा। ठीक है, तो इसके लेखक जो हैं वो श्री जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे। इस तरह से इसको भी ब्लैक पेन से आपको कर देना है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद में आपको करनी है व्याख्या। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में बिल्कुल स्पष्ट लिखा गया है इस बात को। देखिए, सबसे पहले लिखा था कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो हमने बता दिया। फिर लिखा है गद्यांश के रेखांकित अंश की। रेखांकित का मतलब जिसके नीचे रेखा खींची गई है, सिर्फ उतने का ही अर्थ लिखना है, पूरे का नहीं लिखने बैठ जाना। ठीक है, पूरे का नहीं लिखना है, सिर्फ उतने का ही लिखना है जितने के नीचे रेखा खींची गई है। ठीक है, और अर्थ भी जो लिखना है वो कहीं विशेष तौर पे आपको अलग से नहीं लिखना है, बस आपको थोड़ा सा जो दिया गया है पैराग्राफ उसी को अपने शब्दों में लिख देना है। ठीक है, उसी पैराग्राफ को थोड़ा सा अपने शब्दों में लिखना ही, ठीक है, इसका व्याख्या हो जाएगा। जैसे कि हमने कर रखा है, बताते हैं आपको। ठीक है, जैसे हमने लिखा कि लेखक जयशंकर प्रसाद का कहना है, ठीक है, कि जब ममता ने सोने के आभूषणों से भरा हुआ थाल देखा तब वह हतप्रभ हो गई। ठीक है, ये लिखा है ना कि हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन। ठीक है, यानी कि जब ममता ने सोने के आभूषणों से भरा हुआ थाल देखा तो हतप्रभ हो गई। वो आश्चर्य प्रकट करती हुई अपने पिता से कहती है कि आप विपत्ति के लिए इतने धन का संग्रह क्यों कर रहे हैं।
भगवान की इच्छा के विरुद्ध आपने ये बहुत बड़ा दुस्साहस किया है। ठीक है, इतनी सी बात आपको लिखनी थी। ठीक है, इतनी सी बात आपको लिखनी थी। क्वेश्चन नंबर 3 इसी में आपका है कि उपर्युक्त गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। तो अभी आपने देखा कि जो उसके पिताजी ने इतना सारा धन इकट्ठा किया था भविष्य के लिए, उसी को जो है क्या बताया गया है, विरुद्ध बताया गया है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है आपका कि अधोलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो 2 आपके सामने लिखे हुए इसमें भी मिलेंगे, अथवा करके दोनों में से एक ही आपको करना है। ठीक है, एक यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा, जैसे एक यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है रानी में जानी अजानी। ठीक है, महापवि पाहन हूँ तो कठोर ही यूँ हैं, और ऐसी मनोहर मूरत ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियों हैं, आखिन में सखी राखबे जोग इन्हें किम के बन बास दियों हैं। इस तरह से एक लिखा गया है, अथवा करके दूसरा लिखा गया है। ठीक है, तो पहला वाला ही हम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं सबसे पहले संकेत लिखते हैं, संकेत में पहला अक्षर और अंतिम का अक्षर लिखते हैं। तो देखिएगा हमने लिख रखा है, हमने डाल दिया प्रश्नोत्तर नंबर 22, और उसके बाद संकेत में हमने क्या किया, प्रथम अक्षर रानी लिख दिया और अंतिम अक्षर लिख दिया दियो है। ठीक है, उसके बाद संदर्भ लिखना था तो हमने लिखा प्रस्तुत पद्यांश। अब देखिएगा यही अंतर होता है, उसमें गद्यांश लिखना था, इसमें क्या लिखना, पद्यांश लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित। ठीक है, यहाँ पर रचनाकार लिखना है, रचित लिखना है, यहाँ पर लेखक नहीं लिखना है, रचित लिखना है या फिर रचयिता लिखना है। कवितावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित वन पथ पर शीर्षक से उद्धृत है, या वन पथ पर शीर्षक से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, इसकी आपको क्या कर देनी भैया, व्याख्या कर देनी है। ठीक है, इसकी क्या कर देनी, व्याख्या कर देनी है। तो ये देखिएगा व्याख्या भी हमने कर रखा है। ठीक है, आपको बताते हुए समझाते हुए चलते हैं। जैसे कि लिखा है रानी में जानी अजानी महापापी पाहन हो तो कठोर ही हैं, यानी कि वन गमन के समय रास्ते में स्थित एक गांव की स्त्री राम लक्ष्मण और सीता के सौंदर्य तथा कोमलता को देखकर रानी कैकेयी की अज्ञानी और वज्र तथा पत्थर से भी कठोर हृदय वाली नारी बताती है। ठीक है, यानी कि जब राम लक्ष्मण और सीता जी वनवास की ओर जा रहे हैं तो गांव की वधुएं जो इनको देखती हैं तो एक बोलती है, ठीक है, कि ये बहुत ही अन्याय कैकेयी ने किया है। आगे लिखा है कि राजहु काज अकाज न जान्यो, कहो तिय को जिन कान क्यों हैं, ऐसी मनोहर मूरत ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो हैं। तो आगे लिखा गया क्योंकि उसे सुकुमार राजकुमारों को वनवास देते समय तनिक भी दया नहीं आई, और वह राजा दशरथ को भी विवेकहीन समझकर पत्नी के कहे अनुसार कार्य करने वाला ही समझती हैं, और राजा में उचित अनुचित के ज्ञान की कमी मानती हैं। उन्हें आश्चर्य है कि इन सुंदर मूर्तियों से बिछुड़कर इनके प्रियजन कैसे जीवित रहेंगे। हे सखी, ये तीनों तो आँखों में बसाने योग्य हैं, तब इन्हें किस कारण वनवास दिया गया है। तो इस तरह से इस पूरे पद्यांश की व्याख्या भी हमने कर दी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 आपका है। क्वेश्चन नंबर 23 आपका है कि अधोलिखित संस्कृत गद्यांशों में से एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, जैसे लिखा हुआ इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। अब इसको देखकर आप समझ गए होंगे कि वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, तो अब करना क्या है कि इसका भी आपको सबसे पहले संकेत लिखना है। संकेत में हमने लिखा इयम नगरी यानी प्रथम अक्षर, अंत में लिखा परपारयति। ठीक है, क्योंकि यहाँ अंतिम अक्षर जो था वही हमने लिख दिया। ठीक है, अब हम संदर्भ, इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे, हमने लिखा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत है या वाराणसी पाठ से लिया गया है। व्याख्या इसकी करनी है। ठीक है, तो इसकी जब व्याख्या करनी है तो इसकी व्याख्या कैसे करेंगे। यम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली अस्ति, यानी ये नगरी जो है ये विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। आगे लिखा गया शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदासा अन्या च बहवा महात्मना अत्रागत्य, यानी शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहुत सारे कवि यहाँ पर आए, स्वयान विचारयन प्रसारयन, और अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया।
न केवलम दर्शने माने न केवल दर्शन किया, साहित्य माने साहित्य का, धर्मे माने धर्म का, अपितु माने बल्कि कला क्षेत्रे अपि माने कला क्षेत्र में भी, इयम माने यह, नगरी माने नगरी, विविधा नाम माने विभिन्न प्रकार के, कला नाम माने कलाओं से, शिल्प नाच माने शिल्पों से, कृते लोके विश्वतः यानी संसार में प्रचलित है या संसार में प्रसिद्ध है। ठीक है, अत्रागत्य कौसाटिकः देशे देशे सर्वत्र अस्पते। ठीक है, और यहाँ का जो कह सकते हैं जो रेशमी साड़ियाँ हैं वो देश विदेश में प्रचलित हैं। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 24 कि अधोलिखित पद्यांशों में से एक की संदर्भ सहित आपको क्या कर देनी है, व्याख्या कर देनी है। ठीक है, दो आपको आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला है नावे ताड़नाथ तापनाथ बहिर्मध्ये नावे विक्रियात क्रीष्मान्यो अस्मि सुवर्णस्य में मुख्य दुखम तदेकम यतो माम जनः गुंजया तोरयन्ति। और दूसरा आपके सामने एक और लिखा गया है बंधनम मरणम वापि जयो वाप पराजय उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। तो दूसरा वाला हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, संकेत हमने लिखा बंधनम और अंत का अक्षर लिखा ही वीरता। संदर्भ हमने लिखा प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वीरः वीरेण पूजिते पाठ से अवतरित है या वीरः वीरेण पूजिते पाठ से लिया गया है। प्रसंग आप चाहें लिख सकते हैं कि इसमें सिकंदर और पुरराज के संवादों के द्वारा वीरता को परिभाषित किया गया है। अनुवाद हमने लिखा। ठीक है, इसका अर्थ जो है कि बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय। इसका मतलब बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो या हार हो, दोनों ही अवस्थाओं में वीर समान रहता है और वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। ठीक है, यही इस श्लोक का अर्थ है। ठीक है, यही इस श्लोक का क्या है, अर्थ है। ठीक है, कि जीवन हो या मरण हो, हार हो या जीत हो, सच्चा वीर वही होता है जो सभी स्थितियों में समान रहता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 आपका है स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर लिखना है सारांश। तो सारांश जो चाहें आप लिख सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, दो में से कोई एक कर सकते हैं। सारांश चूँकि हर ज़िले का अलग अलग सारांश होता है तो सारांश हम बता नहीं सकते। ठीक है, हर ज़िले का सारांश होता है, आप अपने ज़िले का सारांश पढ़ सकते हैं जो आपके ज़िले का है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय आपको लिखना है। ठीक है, लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखना है, जहां रामचंद्र शुक्ल हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, राजेंद्र प्रसाद हैं। तो पहला ही हमने लिया है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय हमने लिखा, बिल्कुल ऐसे ही आपको लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना है, खंड डाल देना है। ठीक है, उसके बाद किसका जीवन परिचय लिख रहे हैं, रामचंद्र शुक्ल का हमने डाल दिया। यहाँ लिखा हमने जीवन परिचय। लिखना हमने शुरू किया कि हिंदी के प्रतिभा संपन्न या प्रतिभाशाली मूर्धन्य समीक्षक एवं युग प्रवर्तक साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिला के अगोना नामक ग्राम में या परिवार में हुआ था। देखिए, जो भी लेखक या कवि हैं उनके जन्म स्थान के बारे में ज़रूर जानिएगा, क्योंकि कभी कभी विकल्प में इनके जन्म स्थान के बारे में पूछ लेता है। आगे हमने लिखा इनके पिता चंद्रबली शुक्ल मिर्जापुर में कानूनगो थे। इनकी माता अत्यंत विदुषी और धार्मिक थी। इन्होंने मिशन स्कूल में 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की और गणित में कमज़ोर होने के कारण ये आगे नहीं पढ़ सके और इन्होंने 19 वर्ष तक काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन भी किया। ठीक है, कितने वर्षों तक, 19 वर्षों तक इन्होंने काशी नगरी प्रचारणी सभा का जो है क्या किया, प्रचार प्रसार किया। स्वाभिमानी और गंभीर प्रकृति का हिंदी का यह दिग्गज साहित्यकार सन 1941 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गया। इस तरह से संक्षिप्त में आपको इनका जीवन परिचय लिख देना है और अंत में रचनाएं लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, नहीं तो नंबर कट जाएगा। जैसे हमने 2 रचनाएं लिख दी, चिंतामणि और रश्मिमांसा। ठीक है, इस तरह से जिस भी लेखक का जीवन परिचय लिखिएगा रचना लिखना मस्ट है। क्वेश्चन नंबर इसके बाद 26 में जो खा है, ठीक है, 26 में अगर खा की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर भी क्या करना है, कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना है। ठीक है, कवियों में से किसी एक कवि का क्या करना है, जीवन परिचय लिखना है। जहाँ रस खान हैं, तुलसीदास जी हैं, महादेवी वर्मा जी हैं।
तो हमने यहाँ पर महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय लिख रखा है, ऐसे ही आपको लिखना है। ठीक है, किसका लिख रहे हैं? महादेवी वर्मा जी का। फिर यहाँ जीवन परिचय लिख देंगे। लिखना शुरू करेंगे कि श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में सन 1907 ईस्वी में होलिकोत्सव के दिन हुआ था। इनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य और माता हेमरानी विदुषी और धार्मिक स्वभाव की महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा में और उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई थी। संस्कृत में एमए उत्तीर्ण करने के बाद ये प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्या हो गई। इनका विवाह छोटी आयु में ही हो गया। इनके पति डॉक्टर थे और कुछ समय तक इन्होंने चांद पत्रिका का संपादन किया। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा 18 मई 1983 ईस्वी को इन्हें सम्मानित किया गया तथा ये सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं। ये प्रयाग में ही रहकर जीवन पर्यंत साहित्य साधना करती रहीं और 11 सितंबर 1987 ईस्वी को ये इस असार संसार से विदा हो गई। रचनाएं इनकी लिख देनी है, जैसे निहार है, रश्मि है, नीरजा है, यामा है, पथ के साथी है। ठीक है, इस तरह से इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं लिख देंगे और इस तरह से इनका जीवन परिचय भी समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पाएंगे हमने एक श्लोक लिख रखा है यहाँ पर कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस तरह से आपको एक श्लोक भी लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर फिर 28 आपका है, प्रहेलिका कः आसीत्। ठीक है, तो इसमें से भी 2 ही क्वेश्चन आपको करना है। एक है कि चंद्रशेखरः स्वाग्रहं किम अकथयत्। ठीक है, तो चंद्रशेखरः स्वाग्रहं किम अकथयत् तो लिख देंगे चंद्रशेखरः स्वाग्रहं कारागारम आवदत्, यानी चंद्रशेखर ने अपना घर क्या बताया? कारागार। अगला है कि ज्ञानम कुत्र संभवत् तो लिख देंगे ज्ञानम सर्वत्र संभवत्। इस तरह से आपको लिख देना होगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट आपका है, निम्नलिखित में से एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। ठीक है, तो हम पहला ही लेंगे पर्यावरण प्रदूषण और समाधान। पर्यावरण प्रदूषण पर हमें निबंध लिखना है। सबसे पहले प्रस्तावना कि आज का मानव औद्योगिकरण के जंजाल में फंसकर स्वयं ही मशीन का एक ऐसा निर्जीव पुर्जा बनकर रह गया कि वह अपने पर्यावरण की शुद्धता का ध्यान भी ना रख सका। अब एक और नई समस्या उत्पन्न हो गई है, वह प्रदूषण की समस्या है। ठीक है, आगे लिखा गया प्रदूषण का अर्थ, तो संतुलित वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया, प्रकृति के द्वारा प्रदत्त पर्यावरण जीवधारियों के अनुकूल होता है। ठीक, ये लिख दिया। अब लिखेंगे प्रदूषण के प्रकार, यानी प्रदूषण जो है वो कितने प्रकार का होता है। तो पहली बात तो प्रदूषण जैसे कि हो गया वायु प्रदूषण। वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ रूप से जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। दूसरा जल प्रदूषण है। जल को जीवन कहा जाता है और यह भी माना जाता है कि जल में ही सभी देवताओं का निवास होता है। तीसरा है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण में लिखेंगे ध्वनि प्रदूषण भी आज की नई समस्या है। इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है, जैसे मोटर कार, ठीक है, ट्रक, ट्रैक्टर, इस तरह से आप बता सकते हैं। ये सभी ध्वनि प्रदूषण के उदाहरण हैं। अगला लिखेंगे रेडियोधर्मी प्रदूषण। यहाँ पर लिखा कि आज के युग में वैज्ञानिक परीक्षणों का जोर है। परमाणु परीक्षण निरंतर होते ही रहते हैं। अगला लिखा रासायनिक प्रदूषण। कारखानों से बहते हुए अपशिष्ट द्रवों के अलावा रोगनाशक तथा कीटनाशक दवाइयों से, रासायनिक खादों से भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ये लिख देंगे। फिर लिखा आपने प्रदूषण की समस्या तथा इनसे हानियाँ। अब इनसे हानियाँ क्या हैं? तो बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिकरण ने विश्व के सम्मुख प्रदूषण की समस्या पैदा कर दी है और कारखानों के धुएं से, जहरीली गैसों के रिसाव से आज मानव जीवन समस्याग्रस्त हो गया है। ठीक है, समस्या का समाधान आप क्या लिखेंगे कि वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण सर्वश्रेष्ठ साधन है। ठीक है, और
इसकी दूसरी ओर वृक्षों के अधिक कटान पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। उपसंहार में आप लिखेंगे कि प्रसन्नता की बात यह है कि भारत सरकार प्रदूषण की समस्या के प्रति जागरूक है और उसने 1974 ईस्वी में जल प्रदूषण का निवारण अधिनियम लागू किया और इसके अंतर्गत एक केंद्रीय बोर्ड तथा प्रदेशों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गठित किए गए। इस तरह से बहुत ही कम से कम समय में ही हमने आपका पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करवाने की कोशिश की। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहो, अपना ख्याल रखें।